नमस्कार, टीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा चौरे। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कौन है निधि तिवारी, जो बनी पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी। देखेंगे म्यांमार में भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्रह्मा को, एक नजर डालेंगे डीआरडीओ के एक और कमाल पर, जानेंगे 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आरएसएस के अंगने में दूसरे पीएम के जाने की रणनीति, जानेंगे बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने दिए क्या संकेत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे नूह में पक्षों में हुई झड़प को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश भर में ईद का जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। वाराणसी में जामा मस्जिद फुल वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने बांधी काली पट्टी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन 19 को, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन, पीएम मोदी जाएंगे उधमपुर। म्यांमार भूकंप में नमाज पढ़ रहे 700 लोगों की गई जान, 60 मस्जिदें तबाह, चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1700 पार। हार्दिक की कप्तानी में पहली जीत की तलाश में मुंबई इंडियंस, आज वानखेड़े में एमआई केकेआर का मुकाबला, कोलकाता का मुंबई में खराब रिकॉर्ड। अप्रैल में ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मध्य प्रदेश के 40 जिलों में कल से 30 दिन असर, भोपाल में सुबह से छाए बादल। दिल्ली में बड़े ड्रग्स गिरोह का हुआ पर्दाफाश, माफिया के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस का एक्शन। महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म में काम करने का ऑफर देने वाले डायरेक्टर को पुलिस ने किया अरेस्ट, एक युवती से दुष्कर्म का है मामला। हरियाणा के मेवात में ईद के दिन दो पक्षों में हुआ बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। बिहार के नवादा में चलती बाइक में लगी आग, फिर हुआ टंकी में धमाका, शख्स ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश में भोपाल के मालवीय नगर, बाबरिया कला और अवधपुरी में शराब दुकानों के खिलाफ उतरे लोग। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी यानी पीएस के लिए निधि तिवारी को चुना गया है। बता दें, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने कई अधिकारियों के कामकाज में बदलाव किए हैं, उन्हीं में निधि तिवारी का नाम भी है। आदेश के अनुसार निधि तिवारी को पीएम मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। निधि इससे पहले पीएमओ में उप सचिव के रूप में काम कर रही थी। निधि तिवारी को पीएम मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए जाने के पीछे की वजह उनके पूर्व के काम है। जिन भी कामों को निधि ने किया है उनकी खूब सराहना की गई है, यही कारण है कि उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। निधि तिवारी 2014 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है। वह मूलतः वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली हैं, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यूपीएससी क्रैक करने के पहले उन्होंने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर भी काम किया है। उन्होंने अपने अब तक के करियर में विदेश मंत्रालय के कई अहम विभागों में काम किया है। बता दें, आईएफएस निधि तिवारी को 6 जनवरी 2023 को पीएमओ का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया था। पीएमओ में आने से पहले वह विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में अब सेक्रेटरी रह चुकी थी। बता दें कि जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सपोर्ट करता है। उन्होंने विशेष रूप से विदेश मामलों, परमाणु ऊर्जा और सुरक्षा मामलों के साथ साथ राजस्थान राज्य जैसे क्षेत्रों के लिए काम किया है। 29 मार्च को जारी डीओपीटी के आदेश में निधि तिवारी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। पीएम मोदी के निजी सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद निधि तिवारी को अपने दैनिक कार्यों का समन्वय करना होगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और अलग अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल से जुड़े अहम काम भी जिम्मेदारी उनको संभालनी होगी। आसान भाषा में कहे तो पीएम मोदी की हर बैठक, हर इवेंट और हर दौरे की जानकारी सबसे पहले निधि के पास ही होगी। उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये काम भी निधि का ही होने वाला है।
म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय सेना की ओर से चलाए जा रहे मानवीय राहत कार्यों को और तेज कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के समन्वय में भारतीय सेना ने बचाव और राहत प्रयासों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज सुबह 8 बजे तक भारतीय सेना ने एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों के सहयोग से मंडाले की ओर राहत सामग्री और कर्मियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राहत अभियान के तहत भारतीय सेना की 110 मेडिकल टीम और एनडीआरएफ के 13 सदस्यों को आवश्यक मेडिकल उपकरणों और आपूर्ति के साथ म्यांमार सेना के 15 सैन्य ट्रकों, 3 बसों और 7 अन्य वाहनों के जरिए भेजा गया है। काफिले को म्यांमार सेना के वाहनों की सुरक्षा में ले जाया जा रहा है, जो कि जल्द मंडाले पहुंच सकता है। इससे पहले कल भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल के 10 कर्मी, एनडीआरएफ सदस्य, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और डिफेंस अटैची म्यांमार एयरफोर्स के विमान से मंडाले पहुंचे। वहां उन्होंने म्यांमार के प्रशासनिक अधिकारियों, मंडाले डिवीजन के मुख्यमंत्री और मानवीय राहत कार्यों के प्रमुख समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल म्यो मो आंग के साथ बैठक कर आवश्यक रणनीति तय की। भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल को पुराने मंडाले एयरफील्ड पर प्रस्थान भी दिया जा रहा है, जहां पहले से मौजूद 200 बिस्तरों की गैर संचालित अस्पताल संरचना को जल्द ही दोबारा सक्रिय किया जाएगा। इस अस्पताल को पूरी तरह कार्यशील बनाने की तैयारियां जोरों पर है, ताकि प्रभावित नागरिकों को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। भारतीय सेनाएं हर रोज पहले के मुकाबले मजबूत हो रही है। इसके लिए कई तरह के कदम भी उठा रहे हैं। कई परीक्षण किए जा रहे हैं जिनकी मदद से दुश्मनों का मुकाबला किया जाए और उन्हें किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। डीआरडीओ ने अब पानी के अंदर चलने वाली एयूवी का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पानी में हाई इंश्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी एयूवी का सफल परीक्षण किया है। इस एयूवी का उद्देश्य समुद्री निगरानी और रक्षा में मदद करना है। इस परीक्षण के दौरान एयूवी को पानी की सतह और गहराई में चलाया गया। कई बार किए गए परीक्षणों में यह पाया गया कि एयूवी बिना किसी रुकावट के सही ढंग से काम कर रही है। इसके सोनार और संचार प्रणाली ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये नया पानी के अंदर चलने वाला वाहन भारतीय नौसेना और तटीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना, खोज और बचाव अभियान चलाना और समुद्री सर्वेक्षण करना आसान होगा। इस नए वाहन की मदद से दुश्मनों के बारे में पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी एयूवी पानी के अंदर चलने वाला वाहन है। ये बिना किसी ड्राइवर के चल सकता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह खुद ही अपनी गहराई और दिशा तय कर सकता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्री निगरानी के लिए किया जाता है। ये नया वाहन नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। 25 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के आंगन में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की आमद हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री, बता दें कि संघ के दफ्तर का दौरा 27 अगस्त 2000 को किया था। ये संघ की स्थापना का 75वां साल था। अब 25 वर्ष बाद आरएसएस की यात्रा के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर संघ मुख्यालय की यात्रा की है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की अपनी पहली यात्रा में नरेंद्र मोदी ने संघ को भारत की अमर संस्कृति का वट वृक्ष बताया। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान साल 2000 में यहां का दौरा किया था। संयोग है कि पीएम मोदी जब आरएसएस के दफ्तर पहुंचे तो ये उनका तीसरा कार्यकाल ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए गए। भारतीय संस्कृति की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोवलकर ने भी इस राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। उन्होंने 100 वर्ष पहले जिस वट वृक्ष की बीजारोपण किया था वह आज विशाल रूप में फैल चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ का यह वट वृक्ष आदर्श और सिद्धांतों की वजह से टिक पाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की राष्ट्रीय संस्कृति का कभी न समाप्त होने वाला अक्षय वट वृक्ष है। अब एक चौथाई सदी पहले उस मुलाकात की बात करते हैं जो तब हुई जब बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ कार्यालय नागपुर पहुंचे थे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को वैचारिक और संगठनात्मक रूप से गहरा माना जाता है।
जो समय के साथ विकसित हुआ है और 10 मार्च 2000 को के.एस. सुदर्शन संघ के प्रमुख बने तो देश में पीएम की कुर्सी पर वो व्यक्ति था जो कभी स्वयं सेवक रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में स्वदेशी जागरण मंच, विहिप, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ जैसे संघ के अनुषांगिक संगठनों से कई मौकों पर टकराव होता रहा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की सफलता का आधार बहुत कुछ सीएम कैंडिडेट पर निर्भर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि सीएम कैंडिडेट किसी और को बनाया जाए। जाहिर है कि उनकी स्थिति उनके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली होगी और ऐसा होना बीजेपी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक मंच में ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेट होने को लेकर फैसला दोनों ही पार्टियों की बैठक में बाद में किया जाएगा। अब एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे अमित शाह की बात को समझना बहुत मुश्किल है। शाह ने नीतीश कुमार के नाम पर एक तरह से मुहर लगा दी है, पर दूसरे तरीके से एनालिसिस करने पर बात कुछ और समझ में आती है। तो चलिए देखते हैं असल में बीजेपी चाहती क्या है। अमित शाह ने अपने बिहार के दौरे पर एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, पर यह बात कि चुनाव जीतने के बाद सीएम भी उन्हें ही बनाया जाएगा, इस पर प्रकाश नहीं डाला। हालांकि पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 2025 में बिहार में मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को बिहार के विकास का एक और मौका दीजिए। बता दें, शाह ने यह भी कहा कि बिहार को बदलने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। शाह की इन बातों का सीधा अर्थ है कि नीतीश को किनारे लगाने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में नीतीश के नाम पर कोई विवाद नहीं है, पर मोदी और नीतीश दोनों का नाम लेने और दूसरे खुलकर ये ना कहने कि चुनाव जीतने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लोगों में संदेह बरकरार रह गया। हालांकि मोदी का नाम पीएम होने के नाते लेने का कोई दूसरा अर्थ नहीं लगना चाहिए, पर राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए हर बात के कई अर्थ निकाले जाते हैं। हरियाणा के नूह से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ दो पक्षों में ईद के दिन आपसी विवाद हो गया। ये इतना बढ़ गया कि झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। 12 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। देखते ही देखते ये बड़े विवाद में बदल गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला आज बिछौर थाना अंतर्गत तिरवारा गाँव का है, जहाँ पर ईद की नमाज होने के बाद पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इस विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक पक्ष के लोग ज्यादा घायल तो कम बताए जा रहे हैं। वहीं झगड़े की सूचना पाकर बिछौर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत कराया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है, जिसमें एक दूसरे को लोग लाठी डंडे से भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि विवाद आगे ना बढ़े, इसको लेकर पुन्हाना सदर थाना और पुन्हाना सिटी थाना पुलिस बल भी मौजूद रही। इसके साथ ही डायल 112 के जवान भी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे, जिन्होंने सभी विवाद को पूरी तरह से शांत करा दिया है। घायलों का इलाज पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं जिनकी हालत ज्यादा सीरियस थी, उन्हें नलहर के लिए रेफर किया गया है। घायल हुए जम्मा पक्ष के लोगों ने बताया कि हम अपने परिवार के साथ ईद की नमाज पढ़ने लौट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे हमारे पक्ष के दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते ये विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष पर पहले से ही मुकदमे में दर्ज है, वो झगड़ालू किस्म के लोग हैं, आए दिन विवाद करते रहते हैं। पहले भी हमारे साथ कई बार विवाद हो चुका है। वही ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़।